हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह मौर्य साम्राज्य के पार्ट 2 है और ये 6 से 12 तक के NCERT बुक का सार संग्रह है और आप जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। निश्चित है कि आप वीडियो देखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न है किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, जिसको संलेखना पद्धति भी कहते हैं, के द्वारा प्राण त्याग दिए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति अर्थात उपवास रह करके अपना प्राण त्याग दिए। वह जगह था श्रवणबेलगोला। मगध साम्राज्य में रजुक किसे कहा गया है? मगध साम्राज्य में रजुक किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा मौर्य साम्राज्य में भूमि मापक अधिकारी को रजुक कहा गया है। मौर्य साम्राज्य में भूमि मापक अधिकारी को रजुक कहा गया है। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पत्थर की पट्टियों पर। पत्थर की पट्टियों पर ही पहचान की गई थी ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि अर्थात बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। अशोक सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? अर्थात शहबाजगढ़ी कहाँ है? तो शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर में है। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर में है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के जितने भी शिलालेख थे उसमें जो प्रयुक्त भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। अशोक ने बौद्ध धर्म होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका किससे मिलता है? तो यह है देवनाम पियदसी, अर्थात जिसका अर्थ होता है देवों का प्यारा उपनाम से। देवा नाम पियदसी, देवों का प्यारा उपनाम से इस बात का प्रमाण मिलता है कि अशोक बौद्ध होने के बावजूद भी हिंदू धर्म में आस्था रखा था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुराधापुर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस शासक से चला है? तो वह है श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सबको पता होना चाहिए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो ये अशोक है प्यारे दोस्तों, ये अशोक है। भारतीय उपमहाद्वीप का महान शासक वह प्रथम है अशोक, जिसने अपने जितने भी आदेश होते थे वह अभिलेखों के माध्यम से जारी करते थे। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा भाब्रू स्तंभ, जो कि राजस्थान में है। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का
सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ की बात करें तो वह है प्यारे दोस्तों राजस्थान में। ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने की सफलता सबसे पहले अगर कोई प्राप्त की थी तो वह था जेम्स प्रिंसेप। गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। वहीं बात करें कि अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति सूचना मिलती है? अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की अभिलेख की सूचना मिलती है? तो वह उत्तर होगा 5वें बृहद शिलालेख। अशोक के 5वें बृहद शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सहायता प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य का आय का मुख्य स्रोत था, मौर्य काल में आय के प्रमुख स्रोत भूमि कर था। जिस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा शीताध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि कर जो जिस विभाग द्वारा वसूला जाता था उसका मुख्य स्रोत और मुख्य अधिकारी क्या था? तो वह था शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष मुख्य अधिकारी हुआ करता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? तो इसका भी सही उत्तर अशोक होगा मेरे प्यारे दोस्तों। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? उत्तराखंड में अशोक सम्राट के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये होगा कालसी। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कालसी से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में पहुंचा था? यानी कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो थे मेगास्थनीज, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अब कुछ अधिकारी और उसके विभाग को जान लेते हैं। कृषि विभाग का अध्यक्ष जिसे शीताध्यक्ष कहा जाता है। खानों का अध्यक्ष जिसे आक्राध्यक्ष कहा जाता है। खानों के अध्यक्ष या अधिकारी जो होते थे खान विभाग के, उसको आक्राध्यक्ष कहा जाता था। मुद्रा विभाग का जो प्रधान था उसके अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। व्यापारिक कर का जो प्रधान होता था उसको शुल्काध्यक्ष कहा गया। व्यापारिक कर का जो प्रधान हुआ करता था उसको शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्राध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष होता था मुद्रा अध्यक्ष कहलाता था। व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, इसके अधिकारी कौन होते थे? तो संस्था अध्यक्ष। व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष संस्था अध्यक्ष हुआ करता था। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता के नाम हम लोग जान लें, जैसे कि धौली अभिलेख की खोज कीटो ने 1837 ईस्वी में की थी। भाब्रू शिलालेख की खोज कैप्टन वर्ट ने 1840 ईस्वी में की थी। बराबर एवं नागार्जुनी गुफा की खोज हैरिंगटन ने 1785 ईस्वी में की थी। दिल्ली टोपड़ा कैप्टन पोलियर द्वारा की गई थी इसकी खोज 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पेरू टीपैंथलेर 1750 में इसकी खोज की गई थी। मानसेहरा
इसकी खोज कैप्टन लेक की थी 1889 में। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी और 1860 में इसकी खोज हुई थी। रुमनी देई फिहरर ने इसकी खोज की थी। रुमनी देई की खोज फिहरर ने की थी 1896 में। और वहीं बात करें कि जौगढ़ अभिलेख अर्थात इसकी खोज जिसने की थी वे थे सर वाल्टर एलियट। 1850 में इसकी खोज हुई थी। और अगर हम बात करें गिरनार शिलालेख की तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाड, गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822 में इसकी खोज की थी। शहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी इसकी खोज करता थे। 1836 ईस्वी में शहबाज गढ़ी की खोज हुई थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बर्ड ने इसकी खोज की थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज टी.एस. बर्ड ने की थी 1834 में। वहीं अगर बात करें कि मस्की अभिलेख की खोज किसने की थी तो बिडेन ने की थी 1915 में। निगाली सागर की खोज फिहरर ने की थी। निगाली सागर का खोज निहरर ने की थी 1895 ईस्वी में। वहीं अगर हम बात करें रामपुरवा जिसकी खोज कार्लाइल ने की थी। रामपुरवा जिसकी खोज कार्लाइल ने की थी 1872 ईस्वी में। वहीं अगर बात करें सारनाथ स्तंभ का तो ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की थी। सारनाथ स्तंभ का खोज ऑरेल स्टाइन ने 1905 ईस्वी में की थी। मौर्य काल में व्यापारियों को संगठन को समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल के व्यापारियों के संगठन को समुत्थान और संख्यावाहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो के बारे में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और आप मेरे फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो भी ज़रूर कीजिए, ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेज है, उस पर भी जाकर आप उसे सब्सक्राइब करें और बहुत सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।